प्रधानमंत्री ने कहा है कि छोटे किसान, व्यापारी, मछुआरे, रेहड़ी पटरी वालों को पहली बार मिल रहा है विकास का लाभ। मुख्यमंत्री ने दी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के लोगों को नए जिले की सौगात। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को आएंगे छत्तीसगढ़ के दौरे पर। और कोरबा के नए मेडिकल कॉलेज को मिली 100 सीटों की मान्यता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों की अब अनदेखी न की जा सके। उन्होंने कहा कि छोटे किसान, छोटे व्यापारी, मछुआरे, रेहड़ी पटरी वाले और ऐसे ही करोड़ों लोगों को अब पहली बार देश के विकास का लाभ मिलने लगा है। उन्होंने कल मंगलुरु में 3,800 करोड़ रुपए लागत की यांत्रिकीकरण और औद्योगिकीकरण परियोजना के लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद ये बात कही। छोटे व्यापारी हो, मछुआरे हो, रेहड़ी पटरी ठेले वाले हो, ऐसे करोड़ों लोगों को पहली बार देश के विकास का लाभ मिलना शुरू हुआ है। वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कर्नाटका के भी 55 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पीएम स्वनिधि के तहत देश के 35 लाख रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहनों को आर्थिक मदद मिली है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज देश के कोने कोने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। उद्योग को और ताकत मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा। विशेष रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत विकसित किए जा रहे कर्नाटका के किसानों और मछुआरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और आसान होगा। श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों की आकांक्षा है कि उन्हें आसानी से हवाई उड़ान की सुविधा मिले। उड़ान योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यात्री हवाई जहाज में सफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान बनाई गई नीतियों और निर्णयों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के लोगों को नए जिले की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने जिले के नक्शे का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने नए जिले के शुभारंभ पर जिलावासियों को बधाई देते हुए तीनों ब्लॉकों के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव इतना बड़ा जिला था कि अंतिम कोने में रह रहे व्यक्ति को जिला मुख्यालय पहुंचने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब ये सारी दिक्कत दूर हो गई है। बहुत बधाई। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला बना, 29वां जिला। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में एक और जिला, और कल 2 और जिले सारंगढ़ और बिलाईगढ़, आपके खैरागढ़ और गंडई और छुई खदान, ये भी जिला अस्तित्व में आ जाएगा। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आम जनता के पहुंच
में होगा, जिसमें आसानी से लोग काम करा सकेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की है जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। नए हम लोगों ने बनाया है और सीधा लाभ चाहे वो किसान को हो, चाहे गौ पालक हो, चाहे लघु वनोपज संग्राहक हो, चाहे वो मजदूर हो, सबको सीधा फायदा मिल रहा है। और उसी प्रकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हमने शुरू की है, तो उसका लाभ हाट बाजार क्लिनिक योजना है, श्री धन्वंतरी योजना है, उसका भी लाभ मिल रहा है। साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के जो बच्चों की जो पढ़ाई है, तो जो हम लोगों ने मंत्रिमंडल में या विधानसभा में या मंत्रालय में बैठ के जो योजना बना रहे हैं, वो आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा रहा है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखती है। इसके लिए योजनाएं भी बनाई गई हैं। न्याय योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का विकास तेजी से हुआ है। इस मौके पर स्थानीय विधायक, अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन की तैयारी को लेकर राजनांदगांव जिले के भाजपा कार्यालय में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि भाजपा इन दिनों सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम चला रही है। इसकी समीक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। शिव प्रकाश जी जो हमारे संगठन में राष्ट्रीय संगठन सह प्रभारी हैं, वो बैठक लेने आ रहे हैं और जितने कार्यक्रम अभी चल रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण मुकाम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 9 तारीख को छत्तीसगढ़ में उनका आना हो रहा है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के मीटिंग में, कार्य समिति के जिला स्तर की बैठक में और आगामी कार्यक्रम के बारे में, वर्तमान जो चल रहे कार्यक्रम उनकी समीक्षा भी करेंगे और विशिष्ट लोगों से मुलाकात का क्रम है। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। श्री नड्डा रायपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और प्रदेश में चल रहे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा भी करेंगे। राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में शुक्रवार को खनिज विभाग द्वारा स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के अधिकारियों सहित देश भर से आए खनन से जुड़े सार्वजनिक और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों तथा उनकी संभावनाओं पर मंथन किया। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम और गोल्ड जैसे हाई वैल्यू मिनरल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसके खनन और दोहन से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही राजस्व की प्राप्ति भी होगी। खनिज संसाधन विभाग के निदेशक जेपी मौर्य ने बताया कि खनिज विभाग में जल्द ही एक सेल का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा निवेशकों को छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन संभावनाएं और खनन प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। श्री मौर्य ने बताया कि पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न शासकीय एजेंसियों द्वारा किए गए अन्वेषण के आधार पर 100 से अधिक संभावित खनिज ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं, जिनका आकलन नीलामी के मापदंडों के अनुसार तीव्र गति से किया जा रहा है। इस अवसर पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उपसंचालक पार्थो दत्ता, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत शर्मा समेत सार्वजनिक और निजी खनन कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्म पुरस्कार 2023 के लिए 15 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिशें और नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं। प्रदेश के एक और सरकारी मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कोरबा के नए मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100 सीटों की मान्यता दी है। कमीशन द्वारा शुक्रवार को कॉलेज के डीन को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। कोरबा मेडिकल कॉलेज में भी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर गोपाल कंवर ने बताया कि इससे यहां के बच्चे डॉक्टर बनकर निकलेंगे, साथ ही मरीजों को बेहतर इलाज भी मिलेगा। वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब एक मेडिकल कॉलेज खुलना मतलब
एक उस एरिया का माइलस्टोन होता है। और ये हमारे साथ डॉक्टर तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में यहाँ के मरीजों के आसपास जितने मरीज हैं उन सब के लिए फायदे की बात होती है। और आपको अभी एनएमसी से हमको मान्यता लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं, वो मिला हुआ है 100 बच्चों के एडमिशन के लिए, और उनका इसी सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। अभी तत्कालिक व्यवस्था के तहत हमारी जो बच्चों की जो पढ़ाई होगी, आईटी कॉलेज में ही हमको मेडिकल कॉलेज का दिया गया है, उसमें पढ़ाई होगी। और उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है वो पुराना जिला अस्पताल से, जिसको मेडिकल कॉलेज ने अधिग्रहण कर लिया है, उसमें उनकी प्रैक्टिकल पार्ट होगी। वहाँ पर नई बिल्डिंग हमको जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 100+ एकड़ का जमीन दिया गया है, और प्रस्तावित हिसाब से वो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने का ही जमीन हमको मिलने का है, और उसी पे नया बिल्डिंग भी बनेगा। और उसमें आजकल टर्न की प्रोजेक्ट के हिसाब से तो 2 साल का रहता है, तो जैसे ही हमको मिल जाएगा तो बनना भी शुरू हो जाएगा, और 2 साल में हम उम्मीद कर रहे हैं कि नया बिल्डिंग बन जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव ने नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि शासकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 300 सीटें बढ़ने से अब राज्य के ज्यादा युवाओं को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार के सभी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। यह अवकाश शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान शिशु मृत्यु हो जाने के मामलों में दिया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि शिशु के जन्म से पूर्व ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु की मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे मामलों में माता के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद या 28 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है तो माता विशेष मातृत्व अवकाश का पात्र होगी। यदि 28 सप्ताह या उसके बाद शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाती है तो भी माता को यह विशेष अवकाश मिलेगा। मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि विशेष मातृत्व अवकाश केंद्र सरकार की उन्हीं महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं और प्रसव किसी अधिकृत अस्पताल में हुआ हो। बस्तर जिले के 85 से ज्यादा गांवों का अंधेरा सोलर पैनल से दूर किया गया है। सोलर पैनल से मिलने वाली रोशनी से गांवों की गलियां गुलजार हैं। जिले में सोलर ऊर्जा के माध्यम से 323 हाई मास्क लाइट जलाकर चौक चौराहों और प्रमुख स्थानों को प्रकाशमान किया गया है। जिला अक्षय ऊर्जा विभाग के सब इंजीनियर यशवंत साहू ने बताया कि बस्तर जिले में सोलर ऊर्जा के माध्यम से करीब 1000 से ज्यादा पानी टंकियों से ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है और 6 सोलर आरओ वाटर सिस्टम संचालित किए जा रहे हैं। के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित हो रही है, जिसमें सौर सुजला योजना मुख्य रूप से वर्तमान में चल रहा है, जिसमें 1 नवंबर 2016 से योजना चालू हुआ है, जिसके अंतर्गत अभी 6 फेज हो चुका है। इसमें जिला बस्तर में 5632 नग पंप स्थापित कर दिया गया है। इसमें और 1 लाखवां पंप हमारे जिला बस्तर में ही स्थापित हुआ है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लिए 1033 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं तथा सामुदायिक सिंचाई के लिए 15 सिंचाई संयंत्र स्थापित किए गए हैं। रात्रि प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर हाई मास संयंत्र स्थापित किया जाता है, जो जिला में 330 नग स्थापित किया गया है। स्ट्रीट लाइट संयंत्र होता है, जो 287 स्ट्रीट लाइट संयंत्र स्थापित कर दिया गया है। पेयजल व्यवस्था के लिए सोलर ड्यूल पंप स्थापित किया जाता है, जिसमें जिले के में 1033 नग सोलर ड्यूल पंप का स्थापना किया गया है। और सामुदायिक रूप से सिंचाई करने के लिए विभाग के द्वारा 15 सामुदायिक सिंचाई संयंत्र स्थापित किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सोलर ऊर्जा से सिंचित की सुविधा उपलब्ध होने से सैकड़ों एकड़ भूमि पर किसान 2 से 3 फसल ले रहे हैं। इस तरह फसल उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, सोलर पानी ने ये भी आम के फायदा मिर्सी अच्छे तो फसल में दरबू बिनो खूब आम की सहायता करला। मेरा नाम जयमन कश्यप है। मैं ग्राम पंचायत तितरी गांव का मूल निवासी हूं और हमारे गांव में शासन द्वारा सौर ऊर्जा लाइट का व्यवस्था किया गया है और मैं वहां का पंच भी हूं। हमारे गांव में पहले अंधेरा होता था, मगर जब से सौर ऊर्जा लाइट गली गली में हमारे गांव में लगाया गया है तो उस अंधेरा से रोशनी आ गया है हमारे गांव में। और जब हम रात को भी हम घूमने जाते हैं या फिर उधर से आना जाना भी करते हैं तो हमारे लिए बहुत सुविधा होता है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के ऐसे गांव जहां बिजली की उपलब्धता नहीं है, वहां पर सोलर पैनल के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।